आप में से सभी लोग इस बात से वाकिफ होंगे कि यूक्रेन देश इस वक्त एक बहुत ही बड़े युद्ध से गुजरने लग रहा है। इनफैक्ट यूरोप कॉन्टिनेंट का वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे बड़ा जो वॉर है वो फिलहाल रशिया यूक्रेन वॉर है, जो आप कह सकते हो कि एक तरह से अपनी पीक पर है। Russia has carried out overnight strikes on Ukraine's capital region. The constant fear is taking a toll. यूक्रेन पहुंचने से पहले सभी लोगों का मेरे को ये कहना था कि भी तुम वहाँ पे क्यों जाने लग रहे हो, यूक्रेन बहुत खतरनाक है, वहाँ पे जंग छिड़ी हुई है, उधर बिल्कुल मत जाओ। लेकिन किसी तरह जब मोल्दोवा देश से बॉर्डर पार करके मैं यूक्रेन एंटर कर गया और ओडेसा शहर में घुसा, तो सभी का ये कहना था कि तुम ओडेसा तो आगे लेकिन कीव मत जाना, जो इनकी कैपिटल सिटी है, उधर बहुत ज्यादा अटैक्स होने लग रहे हो, बिल्कुल भी सेफ नहीं है, कीव में वक्त मत गुजारना। और मैंने क्या करा, बिल्कुल ऑपोजिट। ओडेसा से मैंने और मेरे दोस्त नवांकुर ने ट्रेन ली और हम आज सुबह सुबह यहाँ पहुंचे कीव शहर। फिलहाल मैं जिस जगह पे चलने लग रहा हूँ इधर है कीव सिटी का सेंट्रल ट्रेन स्टेशन। जी हाँ, मैं दुनिया के सारे देश घूमना चाहता हूँ और यूक्रेन मेरी शायद 123वीं 124वीं कंट्री है। और इधर आने के पीछे का कारण यही था कि इतने देश घूमे बाद सारे देश थोड़े एक समान से लगने लगते हैं, और जब आप किसी देश को उसके लोएस्ट पॉइंट पे विजिट करो तो देखने का मज़ा ही अलग है। और लोकल्स भी आपको देख के खुश होते हैं, हैरान भी होते हैं कि भी हमारे देश में कोई इस समय घूमने आया है। और अभी फिलहाल हम चल के एक्सप्लोर करने वाले हैं कीव शहर इस वॉर के दौरान। काफी हिस्टोरिक सिटी भी है, 1400 साल पुराना ये शहर है। हालांकि आप लोग सोच रहे हो कि मेरे को यही समय मिला क्या कीव घूमने के लिए या फिर इधर आने के लिए, लेकिन मैं यही जानने के लिए क्यूरियस हूँ कि भी इस वक्त इस वॉर के दौरान इस शहर की क्या सिचुएशन है। हालांकि जो हमें सुनने को आया है वो ये है कि यहाँ पे पूरा दिन अटैक्स होते रहते हैं, और जैसे भी कोई मिसाइल या ड्रोन इनकी रडार में आते हैं पूरे शहर में सायरन्स बजने लग जाते हैं, और सायरन बजने पे लोगों को जाके शेल्टर्स में छुपना होता है ताकि वो बच सके। जनरली ये लोग डिटेक्ट करके उसे हवा में ही फोड़ देते हैं, कोई भी ड्रोन या मिसाइल अटैक होता है तो। काफ़ी बार ऐसे भी होता है कि वो देश में या शहर में लैंड कर जाते हैं और लैंड करने के बाद फटता है। रेलवे स्टेशन के बिल्कुल बाहर ही वो सामने जो होटल है ये भी उसमें हम रुके हुए थे। सारी जो भी फास्ट फूड की चेंज है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, खुली है, जो कि ऑपरेशनल है। ये मैकडॉनल्ड्स था सामने, उधर KFC वगैरह, उधर हम गए भी थे, सब चल रहा है, सब फंक्शनल है। ये जो पार्ट आप देखोगे मेन सेंट्रल स्टेशन के बाहर का, सारी बिल्डिंग्स एकदम नई लग रही है, सब एकदम साफ़ सुथरा। बाकी जगह से अगर हम कंपेयर करें, काफ़ी वॉर जोन्स में मैं जा चुका हूँ, सीरिया में, सोमालिया में, लेबनान के काफ़ी एरियाज़ में, साउथ सूडान में, तो वहाँ आमतौर पे ऐसे नज़ारे नहीं दिखते थे भाई। इतनी मॉडर्न बिल्डिंग्स देखने को नहीं मिलती थी, ऑपरेशनल नहीं मिलती थी ऐसी चीज़ें, बहुत ज़्यादा चीज़ों का मलबा, तहस नहस, डिस्ट्रक्शन। पर यहाँ पे ऐसा कुछ नज़ारा देखने को नहीं मिल रहा। अभी हम चलते हैं इनके मेन सेंट्रल ट्रेन स्टेशन। एक चीज़ जो आप नोटिस कर पा रहे होगे कि स्टेशन बिल्कुल खाली पड़ा है। मतलब ये देखो, यूक्रेन इतना बड़ा देश है, लार्जेस्ट कंट्री एंटायरली इन यूरोप की अगर हम बात करें तो यूक्रेन है। हालांकि फ्रांस काफ़ी बड़ा है, रशिया काफ़ी बड़ा है, लेकिन रशिया मोस्टली एशिया में है, फ्रांस की काफ़ी टेरिटरीज यूरोप के बाहर है। तो यूरोप में सबसे बड़ा देश है लैंड एरिया वाइज। और ये देखो रेलवे स्टेशन के बाहर भी शेल्टर लिख रखा है, नीचे इधर भी शेल्टर्स बने हुए जैसे ही सायरन बजेगा। पर मतलब इतना बड़ा देश है और इनकी कैपिटल सिटी इतनी हिस्टोरिक, इतनी पुरानी सिटी कीव, और ये इनका मेन ट्रेन स्टेशन है जो कि बिल्कुल खाली है। आप देखो बाहर कोई नहीं दिख रहा, एकदम सुनसान। चलते इनके ट्रेन स्टेशन में नीचे, और यहाँ से मैं और मेरा दोस्त नवांकुर हम लेंगे मेट्रो और पहुँचेंगे सिटी सेंटर की तरफ। अच्छी चीज़ यही है कि यहाँ पे मोस्टली इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक दिख रहा है, ज़्यादा कुछ तबाही ऐसे देखने को नहीं मिल रही। ठीक है, इकॉनमी बहुत ख़राब हो चुकी है देश की, बाकी चीज़ों को बहुत नुकसान पहुँचा है, इनका एरिया कम हो गया है, बहुत चीज़ें, पॉपुलेशन इधर उधर हो गई है। पर हालांकि मैं पहली बार आया हूँ यूक्रेन, लेकिन नवांकुर तू कब आया था यूक्रेन? पहले 6 साल पहले आया था ना। नवांकुर पहले आ चुका है, तो मेरी नज़रों में तो हर चीज़ नई है, लेकिन नवांकुर पहले से कंपेयर कर सकता है भाई, पहले चीज़ कैसी थी अब कैसी थी। ये सेंट्रल ट्रेन स्टेशन 6 साल पहले भी ऐसा ही था, कीव का ऐसा ही था, इंटैक्ट था, है ना। हमें जो भी देखने को मिलता है हम ज़रूर आपको दिखाएंगे। यही है इनका मेट्रो स्टेशन भी, ऊपर देखो कीव लिख रखा है यूक्रेनियन में। पहले हम ट्रेन स्टेशन चले गए थे बराबर में, मेट्रो स्टेशन उधर से है। डर गया? तुझे क्या लगा फौजी आ गया? 2 टिकट ले ले। वैसे शायद डायरेक्ट टैप भी हो जाता है, कार्ड आ जाता है, टैप करते हैं डायरेक्ट। 2 कार्ड है अपने पास। हाँ, वीज़ा कार्ड
यहाँ भी टैप हो जाएगा सीधा, डायरेक्टली वीज़ा टैप हो जाएगा। ले लिया इसने, चलो। ये देखो भाई कितना गहरा, कितना डीप है इनका मेट्रो स्टेशन। इनफैक्ट सोवियत यूनियन के टाइम जितनी भी कंट्रीज थी सोवियत यूनियन में, उन सभी के जितने भी आपको ट्रेन स्टेशन दिखेंगे ना, वो ऐसे ही इतने गहरे देखने को मिलेंगे। रशिया में, यूक्रेन में, उज़्बेकिस्तान में, कज़ाकिस्तान में, जितने भी सोवियत यूनियन कंट्रीज़ है, क्योंकि इन्हें कोल्ड वॉर के दौरान एज बंकर्स यूज़ करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। हालांकि और रीजंस भी थे कि भी अपनी डोमिनेंस दिखाने के लिए सोवियत यूनियन इतनी बड़ी बड़ी गहरी गहरी ये सीढ़ियाँ लगाती थी, इतने गहरे स्टेशंस बनाते थे, और कई बार सिटी को प्लान करना भी मुश्किल होता था क्योंकि रोड्स के बिल्कुल नीचे पानी होता था, तो काफ़ी मुश्किल हो जाता था। तो इसलिए इतने गहरे भी ये बनाए जाते थे ट्रेन स्टेशंस, ताकि अच्छे से सिटी को अंडरग्राउंड प्लान कर सके। पर देखो अभी भी ये सारे वैसे ही है पुराने टाइम के। हालांकि सोवियत यूनियन की डिसोल्यूशन हो चुकी है, पर अभी भी ट्रेन्स इनकी वही पुराने टाइम की, वैसे ही स्टेशंस, और आपको बहुत जगहों पे यही फील आएगी मानो आप अभी भी सोवियत यूनियन के ज़माने में ही हो। ये देखो बड़े यूनिक से स्टेशन होते हैं इनके, ऐसे बड़े बड़े ये गेट से होंगे दीवारों के बीच में, मैसिव से पैसेज कह लो इन्हें। Станція Хрещатик. Перехід на станцію Майдан Незалежності. Будь ласка, не залишайтеся. बाज बेटा, अभी हम आ गए इनके सेंटर मैदान वाले स्टेशन के नज़दीक। अब वापस यही कई किलोमीटर ऊंची सीढ़ियाँ चढ़ो। आ गए हम दोस्तों कीव के सेंटर में, बिल्कुल मेट्रो स्टेशन के बाहर। अभी तक जो भी जगह या चीज़ें मैंने यूक्रेन में देखी है, उस हिसाब से अच्छी बात यह है कि इधर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या फिर बिल्डिंग्स है या फिर लोगों के घर है, वो अभी तक कुछ ऐसे तहस नहस या डिस्ट्रॉयड देखने को हमें नहीं मिले, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। हालांकि जैसे मैं पहले बाकी वॉर जोन्स में गया हूँ, वहाँ पे हालात थोड़ी और या कई ज़्यादा एक्सट्रीम होती थी, लेकिन यहाँ पे जो भी अटैक्स हुए जनरली वो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के ऊपर होने लग रहे हैं। जिधर कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस है, आर्मी का एयरपोर्ट है या फिर सी पोर्ट है, ऐसी जगहों पे ज़्यादातर अटैक्स अभी देखने को मिले हैं। पर अगर हम बात करें बिल्डिंग्स की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो वो मोर और लेस पहले जैसा ही है। आप अगर शहर में आओगे, इनफैक्ट मैं कीव तक पहुंच गया, यूक्रेन घुसे मुझे 2 दिन हो गए, अभी तक मुझे सड़कों पे ऐसे नज़ारे देखने को नहीं मिले कि भी ओ हो देश तो तबाह हो चुका, जो कि अच्छी बात है, मैं दोबारा कहूँगा। मतलब जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि भी हो सकता है और दिनों यहाँ पे सिटी सेंटर में भीड़ काफ़ी ज़्यादा होती हो, ट्रेन स्टेशंस भरे होते हो, इधर काफ़ी सारे कैफ़ेज़ हैं, इनमें ज़्यादा भीड़ रहती हो, लोग बाग ज़्यादा देखने को मिलते हो। पर
लोग कम है पर फिर भी बिल्डिंग्स अभी तक सही सलामत दिखने लग रही है, एटलीस्ट इधर सेंटर में जिधर हम फिलहाल है। अब हालांकि ये बिल्डिंग्स बिल्कुल ठीक ठाक पड़ी है, इसका मतलब ये नहीं है कि भी देश की हालत बिल्कुल ही परफेक्ट है, पहले जैसी है। वॉर की वजह से कोई भी जगह हो, कोई भी देश हो, उसको बहुत नुकसान पहुंचता ही है। और कुछ ऐसा इस देश के साथ, यूक्रेन के साथ भी हुआ। इनकी करेंसी काफी वीक हो चुकी है, इकोनॉमी बिल्कुल हिल चुकी है, लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं इंटरनली, क्योंकि जो खतरनाक सिटीज है जैसे कि खार्किव है, वो रशिया की बॉर्डर के बिल्कुल नजदीक है, उधर से या फिर कीव शहर के जो लोग हैं वो इन शहरों को छोड़ छोड़ के दूर जाने लग रहे हैं। मतलब यूक्रेन में ही लवीव या फिर और शहरों में जिधर थोड़ा सा सेफ माहौल है, पोलैंड के नजदीक या फिर यूरोप के और देशों के नजदीक, लोग मूव होने लग रहे हैं। बहुत सारे लोग देश छोड़ के बाहर जा चुके हैं। इस देश की पॉपुलेशन वॉर से पहले शायद 2020 में मेरे ख्याल से 4 करोड़ से ज्यादा थी, और लेकिन वॉर होने के बाद अभी इनकी पॉपुलेशन मेरे ख्याल से 3-3.5 करोड़ होगी मैक्सिमम, उतनी भी ना हो शायद। काफी लोग देश छोड़ के भी जा चुके हैं। अभी आप देख सकते हो यहाँ सेंटर में ही खूब सारे यहाँ पे झंडे लगा रखे हैं इन्होंने अपने देश के। ये मेरे ख्याल से जो लोग इस युद्ध में मरे हैं, शायद इनके सैनिक, उनकी याद में लगा रखे हैं। देखो कितने सारे झंडे हैं और उनकी फ़ोटोज़ भी, तस्वीरें लगाई गई है यहाँ पे इनके जितने भी सोल्जर्स इस युद्ध में लड़ते हुए देश के लिए मारे गए। खूब सारे झंडे देखने को मिलेंगे, लेकिन बराबर में ही लोग कोशिश कर रहे हैं अपनी दिनचर्या, अपने रूटीन को भी फॉलो करने की। काफ़ी ऑफिसेज लग रहे हैं, काफ़ी कंपनीज ऑपरेट कर रही है। हालांकि काफ़ी बिजनेसेस बंद भी हो चुके हैं, काफ़ी लोग देश छोड़ के जा चुके हैं। जो बड़े बिजनेसमैन थे या मीडियम लेवल के भी जो थे, उन्होंने अपने बिजनेसेस मूव कर लिए यूक्रेन के बाहर, यूरोप के और पार्ट्स में। पर अभी भी फिर भी काफ़ी बिजनेसेस चल रहे हैं, लोग नौकरियां कर रहे हैं, स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज़ जा रहे हैं, कॉलेज में जा रहे हैं, या फिर सिर्फ सेंटर के आसपास हैंग आउट कर रहे हैं, जो कि मोस्ट लाइकली ज़्यादातर लोगों के केस में अभी फ़िलहाल होगा। बट आई एम श्योर कि पहले के समय भीड़ ज़्यादा रहती होगी। हालांकि मेरे पास कंपेयर करने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि मैं पहले यूक्रेन आया नहीं कभी। मेरा पहला टाइम है कीव में, यूक्रेन में। नवांकुर 6 साल पहले आया। नवांकुर, अगर तुझे याद हो कि जब तू 6 साल पहले आया था, इस रीजन में आया था तू पहले, इस पार्ट में सिटी के, तेरे हिसाब से अभी से तो ज़्यादा लोग होंगे 6 साल पहले? अभी से तो ज़्यादा ही होंगे, टूरिस्ट तो ज़्यादा ही होंगे। हाँ, क्योंकि अब टूरिज्म बिल्कुल बंद हो गया। पर सर्दियों में ही आया था, तब भी मैं। सर्दियों में वैसे अभी भी कम लोग निकलते आते हैं। हैं हाँ, सर्दियों में कम निकलते हैं। अपन इनका टूरिस्ट वीज़ा लेके आए हैं, और टूरिस्ट वीज़ा इन्होंने कब से स्टार्ट करा है यूक्रेन ने? 6 महीने पहले, मतलब 2025 में ही स्टार्ट करा है। वॉर के बाद से 2022 से लेके 25 तक टूरिस्ट वीज़ाज ये इशू नहीं कर रहे थे, टूरिस्ट को बुला ही नहीं रहे थे। अब टूरिस्ट वीज़ाज खुले, लेकिन रेयरली कोई आता है। हमने भी नहीं देखे और कोई टूरिस्ट, है ना? कल थे ओडिशा में 1-2 बंदा था शायद, 1-2 कोई दिखे थे। हाँ, मेरे को तो दिखे भी नहीं हो, तेरे को ही दिखे होंगे। मेरे को तो कोई भी नहीं दिखा। टूर गाइड के साथ थे? अच्छा, इधर पीछे टूर ऑफिस था कोई, पर खाली पड़ा था सारी चीज़ें। मतलब टूरिस्ट तो आई एम श्योर नहीं है, ये लोग सारे यहीं के जो भी घूम रहे हैं। फ्रिज मैग्नेट तो ले ले, तू ले ले, मैंने तो ले रखा। सोवेनियर्स। और शहरों में एक चीज़ मैंने और भी नोटिस करी, उड़ीसा में जैसे सिर्फ लड़कियां दिख रही थी, यहाँ पे फिर भी मतलब लड़के भी दिख रहे हैं, क्योंकि जो लड़के हैं ना उनके लिए कंपलसरी है अभी फ़िलहाल फ़ौज में सर्व करना। इनकी कोई मिलिट्री बहुत बड़ी नहीं थी, तो 25 साल तक अगर आप हो तो कोई दिक्कत नहीं, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, स्टूडेंट हो। लेकिन 25 साल से अगर आपकी उम्र ज़्यादा है, अगर आप उस एज में फिट इन होते हो, क्राइटेरिया में फिट इन होते हो, आप फिजिकली चैलेंज नहीं हो, तो आपको सर्व करना पड़ेगा मिलिट्री में। तो इसलिए ज़्यादातर लोग सारे फ़ौज में ड्राफ्टेड है। सड़कों पे ज़्यादातर लड़कियाँ ही देखने को मिलती है, स्टूडेंट्स भी और वैसे बड़ी एज की भी, मदर्स भी अपने बच्चों के साथ, क्योंकि उनके हस्बैंड्स शायद फ़ौज में होंगे। और जो लड़के दिखते हैं वो कम उम्र के लड़के दिखते हैं, 25 साल से कम के। वैसे तो अगर आप इन सोवियत कंट्रीज़ के डेमोग्राफिक्स देखोगे तो आपको जनरली भी औरतें ज़्यादा देखने को मिलेगी मोस्ट कंट्रीज़ में आदमियों से। तो पहले ही मतलब सेक्स रेशो के हिसाब से औरतें ज़्यादा होती हैं इनमें, ज़्यादातर देशों में। और अब वॉर की वजह से यहाँ पे लड़कों को देश छोड़ना अलाउड ही नहीं है। मतलब यूक्रेन से बाहर नहीं जा सकते लड़के, अगर 25 साल की उम्र से ज़्यादा के हैं तो उन्हें मिलिट्री में ड्राफ्ट होना ही पड़ेगा। औरतें जा सकती है लेकिन देश छोड़ के बाहर। और बहुत सारी औरतें यहाँ से यूरोप के और देशों में जा चुकी है, पोलैंड में, चेक रिपब्लिक, जर्मनी, दूसरे पार्ट्स ऑफ यूरोप में जा चुकी है। लेकिन औरतों के जाने के बाद भी अभी भी फिर भी शहर में घूमती हुई औरतें ही ज़्यादा दिखती है आदमियों से, जबकि कितनी औरतें तो जा चुकी होंगी। तो मतलब इमेजिन करो कि भी कितनी औरतें हैं इस देश में, और जो आदमी हैं अब वो अनफॉर्चुनेटली सड़कों पे दिखते नहीं ऐसे कॉमनली घूमते हुए,
या तो वो ऑलरेडी बाहर दूसरे देशों में पढ़ रहे हैं, वो लौट के नहीं आए, या फिर वो अभी मिलिट्री में ड्राफ्ट हो चुके हैं, या फिर उनकी अभी उम्र या क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हुआ। यार वैसे क्या ही चल रहा है दुनिया में भी, है ना, क्या ही मिल जाता है यार ये जंगे करके। मतलब ये लोग भी जो देखो जिनकी तस्वीरें लगी हुई है, जो इस वॉर में शहीद हुए हैं, मरे हैं, तो ये भी भाई किसी के बच्चे ही होंगे, किसी के भाई होंगे, पति होंगे। मतलब अपने देश के लिए इन्होंने तो जान दे दी, है ना, पर ये तो नहीं रहे, पर इनके परिवारों पे क्या बीत रही होगी, है ना। और सेम यही चीज़ दूसरी तरफ भी हो रही होगी। और जो एक आम जो ये फौजी है, जो ये आप फोटो देख रहे हो, इतने सारे जो लोग हैं, इनका क्या मोटिव था? यही मोटिव था कि भी हाँ अपने देश को प्रोटेक्ट करना। और देखो भाई कितने लोग यार, कितनों की तस्वीर है, मैं दिखा ही नहीं सकता आपको फ़ोन में, कैमरा में सारा घूम के एक एक फ़ोटो। इतने लोग हैं, इनके पीछे भी इतनी और तस्वीरें, उसके पीछे भी और। बाकी कल हमें यूक्रेन की आर्मी के एक सोल्जर मिले थे और उन्होंने बताया था कि ये जो जंग चल रही है, दोनों तरफ से लड़ाइयाँ हो रही है, तो जो भी लोग इसमें, जो भी सोल्जर्स मरते हैं ना, वो वहीं पे बीच में पड़े रहते हैं। मतलब किसी भी देश की सरकारें उन्हें उठाने भी नहीं आती, क्योंकि सारा पैसा और रिसोर्सेज इतना ज़्यादा जंग में लगने लग रहा है कि भी डेड बॉडीज़ भी, जो इनके सिपाही वहाँ पे बॉर्डर पे लड़ते हुए वहाँ पे मर के गिर गए, उनको उठाने अगर वो लोग जाएंगे तो क्या पता और लोग मारे जाए, तो वो वहीं पे पड़ी रहती है। मोस्टली बॉडीज़ ज़्यादातर लोगों के घर भी नहीं पहुँचती। मतलब एक बार जब ये सिपाही अपना घर छोड़ के निकलते हैं, घर वालों को अलविदा कहते हैं, तो क्या पता कि उनके घर वालों को उनकी डेड बॉडी तक भी अब दोबारा देखने को नहीं मिलेगी। और ना ही मैं यूक्रेन देश का सिटीजन हूँ, ना ही मैं रशिया का हूँ, और मैं पॉलिटिकली कोई बाइस्ड नहीं होना चाहता ना इस जंग को लेके। पर मेरे ख्याल में अगर आप किसी देश पे आके कब्जा कर रहे हो, उन्हें धक्के से आप उनके ऊपर अटैक कर रहे हो, तो वो चीज़ गलत है भाई। और ये जंग जल्दी रुकनी चाहिए यार। मुझे नहीं लगता है जो भी हो रही है चीज़ ठीक हो रही है। अंदर और देशों के भी झंडे लगे हुए हैं, इधर से जाने का थोड़ा रास्ता है, चल के देखे तो जाके। और ये जो इनकी मिलिट्री है ना, यूक्रेन की मिलिट्री, इसमें सिर्फ यूक्रेन के सैनिक नहीं है, और देशों से भी लोग लड़ने लग रहे हैं। अब ये देखो कुछ झंडे हैं यूएसए के, नॉर्वे का भी झंडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इजराइल, कनाडा, इन देशों से भी लोग आके इनकी मिलिट्री से लड़ने लग रहे हैं। स्विट्ज़रलैंड का भी झंडा है उधर, डेनमार्क का भी, जो मुझे देखने को मिले अभी। तो मतलब भाई मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी समझदार इंसान, पढ़ा लिखा इंसान ये कह सकता है कि भी जो इनके ऊपर करा है वो बहुत अच्छा करा है। ये कॉमन सेंस है भाई, ये चीज़ सही नहीं है। मैं तो नहीं मानता भाई कि कोई भी समझदार इंसान ये बात कहे कि भी इस तरीके से ऐसे किसी के ऊपर अटैक कर देना और इतने लोगों को मार देना और उनका एरिया कब्जाने के लिए आज के दिन, साल 2025 के दिन ऐसी चीज़ अगर हो रही है तो ऑब्वियसली क्या ही चीज़ है भाई वो। इधर कुछ झंडे लगे हुए यूक्रेन देश के, जगह जगह झंडे बहुत ज़्यादा है भाई देश में। मेरे ख्याल से वॉर के बाद शायद और ज़्यादा बढ़ गए हो, पहले पता नहीं इतने होते होंगे या नहीं होते होंगे, पर हर जगह यूक्रेन का झंडा दिखेगा लोगों की बालकनीज में, घरों पे, हर जगह ही। बल्कि यूक्रेन से बाहर और भी ज़्यादा झंडा देखने को मिलता है बाकी यूरोप में, जगह जगह। ये बाकी आपको बहुत सी कंट्रीज़ में सिमिलर चीज़ देखने को मिलेगी, स्पेशली सोवियत कंट्रीज़ में। सेंटर में एक ये मोन्यूमेंट होगा और इंडिपेंडेंस मोन्यूमेंट आमतौर पे इसे बोला जाता है। मैंने देखा नहीं इसका नाम, पर मैं अज्यूम कर रहा हूँ ये वही है। और ये जो मैदान है या फिर स्क्वायर है, इसे इंडिपेंडेंस स्क्वायर बोलते होंगे। What? She is from India? Woman. पता नहीं भाई, इस भाई ने दिखाया कि ये देखो, हमें देख के बोला तुम इंडिया से, देखो यहाँ पे इंडिया की भी एक औरत की फ़ोटो है। बॉम्ब ब्लास्ट।
बैलिस्टिक मिसाइल, ओके। ये बता रहे हैं कि इनके पास बैलिस्टिक मिसाइल आके गिरी थी। How much rupee? 1 lakh. 1 crore. 1 crore. Bahubali. Bahubali. You look Bahubali. Bahubali. Thank you. क्या तेरे पास कुछ? है नहीं भाई, कुछ और कह रहे बाद में दे देना, कुछ तो दे ही देते हैं। Yeah. Здесь как Индия. Я school было ну там хэппи, и мне здесь сделали здесь Oh, bindi. да это school праздник был хэппи как Индия Yeah. так красиво. Sari. Растары Sari. и здесь Bindi. есть. Bindi. Ну это история, это school. School, yeah. भाई वो आंटी मिल गई थी हमें, तो आंटी बोली कि भाई कुछ खिला दो या पैसे दे दो खाने के। हमारे पास कैश है ही नहीं क्योंकि हमने निकलवाया ही नहीं यूक्रेन की करेंसी हेरिवनिया। हमने सोचा किसी और देश में तो चलती नहीं, यूज़ नहीं होगी, यूरो से काम चल जाएगा। और 1-2 जगह हमारी यूरो से पेमेंट हो भी गई, लेकिन हर जगह कार्ड एक्सेप्ट हो रहा है। ज़रूरत ही नहीं पड़ी कैश की कहीं भी, हर जगह डिजिटल पेमेंट्स चल रही है। वाईफाई इंटरनेट इतना तेज़ चल रहा है, स्टारलिंक लगा हुआ है, बसों में भी इतना तेज़ इंटरनेट। मेरी 4K वीडियोस मैं यूँ तुरंत भेजने लग रहा हूँ जैसे ही होटल में जाता हूँ। हर होटल में इतना तेज़ वाईफाई, हर कैफ़े में। मतलब कार्ड से पेमेंट, डिजिटल पेमेंट्स हर जगह होने लग रही है। मतलब एक छोटी सी दुकान, बूढ़ी सी लेडी की, सुबह जब हमारी ट्रेन थी उस समय मैं उस दुकान पे गया, एक 30 हिरवनिया की, मतलब अपने इंडिया के 60-65 रुपये मान लो, कि मैंने पानी की बोतल ली थी। और उस दुकान पे भी कार्ड मशीन थी, वहाँ पे भी कार्ड से पेमेंट्स होने लग रही है। कहीं पे भी हमें पेमेंट से रिलेटेड या इंटरनेट से रिलेटेड कोई दिक्कत ही नहीं आई अभी तक यूक्रेन में। वहीं अगर हम बाकी देशों से कंपेयर करें जिधर अपन गए हैं जहां वॉर चल रही थी, उन देशों से यूक्रेन की सिचुएशन काफ़ी अलग है। जैसे कि सीरिया में ब्लैक मार्केट थी पैसों की, डिजिटल पेमेंट्स तो कहीं पे थी ही नहीं, सिर्फ कैश चलता था। और करेंसी इतनी हद से ज़्यादा डूब चुकी थी कि भी अलग अलग आपको रेट्स मिलेंगे। हर कुछ ही दिनों में करेंसी का रेट चेंज होने लग रहा था US डॉलर के बदले। मतलब जब मैं गया था कुछ ही डॉलर मैंने बदलवाए थे और इतनी मोटी मोटी गड्डियां मिली थी पैसों की। और इन्फ्लेशन मतलब हद से ज्यादा, जो आप सोच नहीं सकते। नेटवर्क बहुत कम आता था, वाईफाई कहीं नहीं मिलता था, रेयरली ही कहीं। सिम कार्ड हालांकि मैंने लिया था पर मुश्किल से ही नेट चलता था कहीं पे भी। तो यहाँ की सिचुएशन काफी अलग है वैसे उन देशों से। बाकी एक बात बताऊं, दुनिया में ना बहुत गलत काम हो रहे हैं, बहुत ज्यादती हो रही है, बहुत जंगें चल रही है। और मैं किसी भी जंग को अच्छा नहीं मानता जहाँ पे भी लोग मर रहे हैं, एक आम इंसान, एक आम सिविलियन मर रहा है, बच्चे मर रहे हैं, औरतें मर रही है, आम मर्द भी मर रहा है बिना मतलब कि, वो भाई बहुत गलत है। मैं तो इन सभी जंगों के खिलाफ हूँ। और यूक्रेन से बड़े बड़े भी जुल्म इस दुनिया में होने लग रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा ये बहुत सही हो रहा है, मैं इसके भी खिलाफ हूँ, लेकिन इससे बड़े बड़े भी जुल्म होने लग रहे हैं, और ज़्यादा लोग मारे जाने लग रहे हैं, और ज़्यादा तबाही होने लग रही है। बस फ़र्क ये है कि शायद उन लोगों की चमड़ी का रंग वो नहीं है जो इधर की चमड़ी का रंग है लोगों का, या फिर उन लोगों का धर्म वो नहीं है जो इधर के लोगों का धर्म है। और हम सभी लोग जानते हैं कि ये वेस्टर्न मीडिया या फिर वेस्टर्न लोग या फिर कॉलोनियलिज्म हालांकि ख़त्म हो गया, लेकिन नियो कॉलोनियलिज्म अभी भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एग्जिस्ट करता है। और ये सभी मीडियाज थोड़े बहुत बायस्ड ज़रूर है। अब बाकी हम इनके एक और स्क्वायर पे पहुँचे हैं जिधर पीछे दिख रहा है चर्च, और कुछ वहाँ पे टैंक्स जो कि आप देख सकते हो इस जंग में जो तबाह हुए। मेरे ख्याल से रशियन टैंक्स है जो इन्होंने इधर खड़े कर रखे हैं। टैंक्स है या ट्रक्स है, इधर पास में चल के देखते हैं। ये देखो इनकी हालात, वॉर से लाके यहाँ पे इन्होंने बिल्कुल अपने शहरों के बीचों बीच सजा रखे है। हालांकि यहाँ पे एक टूर ऑफिस भी है जो कि बिल्कुल खाली है, कोई भी नहीं है। ये 2 लोग खड़े हैं, पता नहीं ये भी यहाँ पे कुछ खाना खरीद रहे हैं, क्या ले रहे हैं। कोई भी गाइडेड टूर लेता हुआ मेरे को नहीं दिखने लग रहा कि भी कोई टूरिस्ट आया हो। जबकि मेन सा स्पॉट है पीछे इनका एक इतना खूबसूरत चर्च, इधर भी ये देखो, और इधर इन्होंने ये ट्रक्स खड़े कर रखे हैं।
Я дивлюсь. इधर आ गए हम, सामने आप देख सकते हो सेंट माइकल्स मोनेस्ट्री, जिसका ऊपर गोल्ड डोम है, और मोनेस्ट्री के बिल्कुल बराबर में ही इधर लिख रखा है फ्रीडम। उधर कुछ स्टैचूज, और इधर ये वॉर में जले हुए डिस्ट्रॉयड ट्रक्स, वैन्स, और पीछे उधर टैंक्स, जिस पे अब यूक्रेन के झंडे इन्होंने लगा दिए है। ये इन्होंने आगे और भी गाड़ियाँ खड़ी है, और भी टैंक्स खड़े उधर। पोलिश में लिख रखा है, यूक्रेनियन में, इंग्लिश में और जर्मन में। रशियन में कहीं नहीं लिख रखा, हालांकि मोस्टली लोग यूक्रेन देश के आपस में रशियन ज़बान ही बोलते हैं घरों में, स्पेशली ईस्टर्न कोस्ट में, सदर्न पार्ट में सब रशियन ही बोलते हैं। पर जो ऑफिशियल लैंग्वेज है इनकी वो यूक्रेनियन है। तो आमतौर पे जो लॉज है, जो भी कोर्ट है, या जो भी फॉर्मल एजुकेशन है, वो फिर भी यूक्रेनियन में होती है, पर ज़्यादातर चीज़ें रशियन में ही होती आई थी। लोग आपस में भी घरों में रशियन ज़बान ही बोलते थे, पर जब से ये वॉर छिड़ा है लोगों ने रशियन ज़बान को बॉयकॉट करना शुरू कर दिया, और लोग अब यूक्रेनियन बोलना ही प्रेफर करते हैं। हालांकि काफ़ी सिमिलर भी है दोनों ज़बानें, काफ़ी सिमिलरिटीज़ है, पर अब लोगों को चाहे यूक्रेनियन इतनी ठीक से बोलनी नहीं आती, लेकिन फिर भी कोशिश करते कि रशियन का इस्तेमाल ना करें। और आप भी इन लोगों से यहाँ घूमने आओ और बात करो तो कोशिश करना ट्रांसलेट आप यूक्रेनियन में ही करो, रशियन में ट्रांसलेट करके इन लोगों से बात मत करना, इन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, स्पेशली वॉर के बाद। The sign soldier, या Ukrainian army, which I been back. And volunteers, this is sign Friday donation across the Shkivka. Help us support the Ukrainian army constantly civilians. सॉरी बट आई डोंट हैव एनी कैश। Okay. India money good. Indian money, I did not bring any. I will ask my friend if he has any. Okay. Yes.
तो काफ़ी देर से हम इनकी इस मेन से स्क्वायर पे ही है जिधर इन्होंने सारे टैंक्स, गाड़ियाँ और ट्रक्स ला के खड़े कर रखे हैं। और तब से मैं इन्हें ही नोटिस करने लग रहा हूँ। मतलब हालात देखो इनकी क्या हो रखी है, कैसे इन्होंने जंग के मैदान से ला के सीधा यहाँ पे शहर के बीचों बीच एक एग्जीबिशन की तरह दिखा के खड़ी कर दी है। बाकी ख्याल रखना होगा क्योंकि इधर लिख भी रखा है कि इनके शार्प एजेस है, थोड़ा ध्यान से हाथ लगाओ क्योंकि ये सारी, ये देखो शार्प एजेस, डेंजरस। ये जंग लगा हुआ है, पहली बात तो जल चुकी है सारी चीज़ें, मेटल के पार्ट्स हैं, इनके जो कोने हैं काफ़ी ही शार्प है। कुछ ऐसा ही इस टैंक का भी हाल है, देख सकते हो आप। और ये पता नहीं खुल रहा है, नहीं खुल रहा। इंटरेस्टिंगली मतलब जो चीज़ मैं देख पा रहा हूँ कि एक तरह से काफ़ी ही इंटरेस्टिंग एग्जीबिशन इन्होंने बना रखी है गाड़ियों की, जहाज़ों की। देखो मिसाइल भी रख रखी है यहाँ पे, लेकिन देखने के लिए कितने लोग आए हुए हैं यहाँ पे, आप खुद ही देख लो अपनी नज़रों से कि भी इस एग्जीबिशन को यूक्रेन, जो कि मैंने बताया यूरोप की लार्जेस्ट कंट्री है, जिसका एरिया एंटायरली विद इन यूरोप हो, उस देश की कैपिटल सिटी कीव, 1400 साल पुरानी ये सिटी, कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी में ये इन्होंने शहर के बीचों बीच इस मेन स्क्वायर पे, इस मेन कैथेड्रल के सामने ये एग्जीबिशन लगा रखी है टैंक्स की और ट्रक्स की। कितने लोग देखने आए आप खुद ही देख लो, आपको कितने दिख रहे हैं कैमरा के फ्रेम में जो लोग इसे देखने आए हो। एक सिंगल इंसान भी नहीं, मतलब लोकल्स है, पर आप लोग इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हो कि कोई भी टूरिस्ट नहीं है, कोई भी इस समय इस देश में, इस माहौल में कोई भी नहीं। लोकल ज़रूर गुजर रहे हैं पर बाहर से कोई भी इंसान नहीं आया हुआ। और ये जो लोकल्स यहाँ से गुजर रहे हैं, इनका रोज़ का काम है यहाँ से काम पे आना जाना और गुजरना, तो इनके लिए चीज़ काफ़ी आम हो चुकी है। हो सकता है कि यूक्रेन के दूसरे शहरों से जो लोग इधर आए हो वो ज़रूर एक बार इस जगह को आके देखे, लेकिन लोकल्स के लिए तो ये वॉर, ये जंग, ये डिस्ट्रक्शन और ये नुकसान जानों का भी और रिसोर्सेज का भी मानो आम जिंदगी का एक पार्ट बन चुका है। मतलब जो यहाँ के लोकल लोग हैं उनके लिए इतना नॉर्मल हो गया ये ट्रक्स खड़े देखना, ये टैंक्स देखना, या फिर खबरें सुनना, आज ये हुआ, आज वो हुआ, आज इतने लोग मारे गए, अब ये कैजुअलिटी हुई। वो लोग बहुत यूज्ड टू हो चुके हैं। और एक तरह से आप सड़कों पे भी लोग देखोगे ना चलते फिरते, हंसते खिलते दिखेंगे आपको। मतलब देखने से ऐसा नहीं लगा कि ये लोग डिप्रेस्ड है इनकी ज़िंदगी में, या फिर इनके देश में कोई इतना बड़ा युद्ध छिड़ा हुआ है, यूरोप का सबसे बड़ा युद्ध वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, क्योंकि लोग यूज्ड टू हो चुके हैं। 3 साल से ज़्यादा हो चुके हैं वॉर चलते हुए, पता नहीं अभी कितना टाइम वॉर चलेगा। तो लोग जिसे कहते हैं ना ऑलमोस्ट नंब हो चुके हैं, रेजिस्टेंट हो चुके हैं। और थोड़ा और इंटरेस्टिंग या ख़ास इस जगह के बारे में क्या है कि ये जितनी भी मतलब मशीनरी कह लो, या फिर जितना भी ये मिलिट्री के जो भी इक्विपमेंट है, लॉजिस्टिक्स है, या जो भी ये टैंक्स है, ये सब रूस की आर्मी की है, जो कि माना जाता है कि भी एक तरह से मिलिट्री इक्विपमेंट बनाने में दुनिया में सबसे मशहूर मानी जाती है। और उनका मिलिट्री इक्विपमेंट ऐसे आपको पता नहीं आज के दिन इतने खुले में इतने अच्छे से किधर देखने को मिलेगा। और वो इन्होंने जला के, या जल गया है जो भी हुआ, सीधा शहर के बीचों बीच खड़ा कर रखा है। ये देखो कुछ और टैंक्स, ये देखो इस टैंक के टायर देखो, इस टैंक के टायर देखो। ओबियसली सरफेस पे चलने का फ़र्क है, ये बंद हो रखा है, खुल नहीं रहा है, लॉक कर रखा है, या फिर जाम हो रखा होगा, जंग लगा हुआ है ना, इस वजह से नहीं खुल रहा होगा। कोई भी नहीं है, कोई इंसान भी नहीं है यहाँ पे इसे चेकआउट करने के लिए, हम ही भटक रहे हैं। जगह जगह जहाँ भी मौका लगे इन्होंने झंडे लगा दिए अपने देश के, अंदर पत्थर वत्थर फेंक रखे, या फिर कुछ लोगों ने कागज़ वागज़ जला के भी और अलग से फेंक रखे। अब देखो ये है इस टैंक के अंदर का हिस्सा। आवाज़ थोड़ी थोड़ी गूंज रही है। ये देखो नीचे कोई फ़ैन और मोटर्स वगैरह, तरह तरह की चीज़ें, अंदर भी काफ़ी सामान रखा हुआ इस टैंक के, पता नहीं क्या क्या चीज़ है। टायर जिसके ऑब्वियसली जल चुके हैं। और एक और चीज़, आपको कहीं पे भी ऐसे किसी दूसरे देश का कोई टैंक या कोई भी ऐसा मिलिट्री का इक्विपमेंट या रॉकेट कहीं भी दिखेगा ना, तो आमतौर पे चारों तरफ से सीज का रखा होता है, टेप का रखा होता है। मतलब जो भी विजिटर्स है वो दूर से उसे देख लो, पर यहाँ पे लिटरली मैदान के बीचों बीच ये पटक रखे, आप जाके चाहे इसके अंदर कंबल डाल के सो जाओ,
पर करना मत, कोई पत्थर मार देगा, जला देगा। पर देखा जाए तो कितना एक्सेसिबल है ये, ना। ये देखो इतना भारी है इसका, ये मेरे से हिलने नहीं लग रहा है, जबकि मैं जान लगा रहा हूँ। पूरी तो नहीं लगा रहा पर काफ़ी लगा रहा हूँ। ये या तो जाम्ड है या पता नहीं लॉक्ड है, ये होगा नहीं ओबियसली। पता नहीं किस किस हालातों से गुजर के आए होंगे ये टैंक्स। इस पे तो घास भी उगी, पता नहीं कब से खड़ा है यहाँ पे। ये देखो, ये इधर इन्होंने नाम भी लिख रखा है कि भी कौन सा टैंक है इनका। ये T-90A मेन बैटल टैंक, रशियन फेडरेशन, इट वाज डिस्ट्रॉयड नियर सुमी सिटी एज ऑफ जून 2022, रशियन ट्रूप्स हैव लॉस्ट एट लीस्ट। ये इन्होंने लिख रखा है कि भी कितने टैंक्स इनके जा चुके हैं। और जून 2022 से इन्होंने काउंट करना स्टार्ट करा है, मतलब वॉर के बाद से कितना नुकसान उनका हो गया, इन्होंने ये लिख रखा है। हेलो, I'm sorry, 1 second please. yeah, I already got one. Look, I got one. Sorry, у нас просто different foundation, different line. Organization Samarianin. Yeah. Maybe help a military hospital. Donation, not price donation. I seriously don't have any. मुझे लगा चलो कोई और तो टूरिस्ट दिखा, पर्यटक दिखा, पर ये भी यहाँ पे मतलब सामान बेच रहे थे। ये भी वाकई एक ट्रक है जो जला हुआ है अंदर से। देखो इसका हाल, सारी कुर्सियाँ जल चुकी है, टूट चुकी है, जंग लग चुका है। और वो सामने बैठने की कुर्सी वो भी तबाह हो चुकी है। ऊपर से छत यानी कि सनरूफ लगा दी गई है इसमें। तो भाई वो सारे टैंक्स और ट्रक्स देख के हम इधर आ गए थे पास में ये कैथेड्रल देखने के लिए। और मैं और मेरा दोस्त नवांकुर अभी इनकी जंग की बातें कर रहे थे, थोड़ी बहुत इनके युद्ध की, लैंग्वेजेस की बातें कर रहे थे। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी थोड़ी चीज़ शेयर कर लूँ इस जंग के बारे में। हालांकि आप में से काफ़ी लोग ऑलरेडी अवेयर होंगे कि भी ये जंग क्यों चलने लग रही है, क्या कारण है, क्या क्या इसके बड़े इवेंट्स रहे हैं। इसलिए मैंने जानबूझकर इस वीडियो में इतनी डिटेल में बात नहीं करी उन सब चीज़ों के बारे में। लेकिन फिर भी थोड़ा सा समझे तो यूक्रेन जो देश है ना, इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज यूक्रेनियन है, लेकिन रशियन इज वाइडली स्पोकन। और यूक्रेन यूएसएसआर का मेंबर थी। यूक्रेन देश के लोगों की भी बात करें, इधर की जो एथनिसिटी यानी कि जो लोग हैं उसमें से 77% यानी कि 77% लोग एथनिकली यूक्रेनियन है, यानी कि यहाँ के लोग। और लगभग 17-18% लोग एथनिकली रशियंस है जो यहाँ पे रहते हैं यूक्रेन देश में। और बचे हुए थोड़ी बहुत और माइनॉरिटीज़ भी है, जैसे कि मोल्दोवंस या फिर बेलारूशियंस, बेलारूस देश के जो लोग हैं, या फिर क्रीमियन तातार्स जो क्रीमिया रीजन है उधर के लोग। पर एनीवे, अब हम दोबारा अगर यूएसएसआर पे लौट के आए तो आप लोग जानते होंगे कि यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक जो कि एक संगठन था 15 कॉन्स्टिट्यूएंट रिपब्लिक्स का, यानी कि 15 देश कह लो एक साथ मिलके जो ये एक संगठन था यूएसएसआर जो कि कम्युनिज्म को फॉलो करता था। और जो यूएसएसआर के हेडक्वार्टर्स थे या जो कैपिटल सिटी थी वो मॉस्को थी रशिया में। यानी कि जो पूरा यूएसएसआर था जिसमें पहले के टाइम इतने सारे देश आते थे आसपास के रशिया के अलावा, जिसमें कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, जॉर्जिया, यूक्रेन, अजरबैजान, जितने भी आसपास के देश थे सारे यूएसएसआर का पार्ट थे। लेकिन 1991 में यूएसएसआर कोलैप्स हो गया था और उसके बाद यूक्रेन भी उसमें से एक रिपब्लिक था, यूएसएसआर का पार्ट था। यूक्रेन ने अपनी सोवरेनिटी या फिर इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी। वोटिंग हुई थी यहाँ पे और 92% लोगों ने मेरे ख्याल से वोट करा था कि भी हाँ हमें अलग देश बनना है, हमें रशिया का पार्ट नहीं रहना, क्योंकि यूएसएसआर अब कोलैप्स हो चुका है। जिसमें क्रीमिया जो कि यूक्रेन देश का एक ऑटोनोमस रीजन है, क्रीमिया के लोगों ने भी इस फेवर में वोट करा था कि भी हमें यूक्रेन के साथ एक अलग सोवरेन कंट्री बनना है, एक अलग इंडिपेंडेंट देश बनना है। जबकि क्रीमिया में मेजॉरिटी है रशियन लोगों की, मेरे ख्याल से 58-60% लोग वहाँ पे रशियंस है। और अब यूएसएसआर के बाद ये वोटिंग हुई और यूक्रेन अलग सोवरेन इंडिपेंडेंट कंट्री बन गई, क्रीमिया जिसका बाद में एक ऑटोनोमस रीजन बना। अब क्रीमिया हालांकि फिलहाल यूक्रेन के कंट्रोल में नहीं है, वो एक अलग कहानी है। पर 91 में यूएसएसआर के कोलैप्स होने के बाद यूक्रेन हमेशा रशिया
और यूरोप, इन दोनों से इन्फ्लुएंस होता रहा है, क्योंकि इसकी लोकेशन देखा जाए तो आसपास इसके काफ़ी सारे देश ऐसे जो यूरोपियन यूनियन का पार्ट है और यूरोप में पड़ते हैं। रशिया जो कि बहुत मैसिव है, यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है, काफ़ी पार्ट उसका एशिया में पड़ता है और एक बहुत बड़ी सुपर पावर है। तो यूक्रेन ना हमेशा से मान लो कि भी दो किश्तियों में सवार रहता था, डिपेंडेंट रहता था काफ़ी चीज़ों में, रशिया के ऊपर या फिर यूक्रेन के ऊपर। और अब यूएसएसआर के कोलैप्स के 3 साल बाद यानी कि 1994 में यूक्रेन नाटो का एक पार्टनर बन जाता है। अब नाटो का है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी अलायंस, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन कह लो या फिर संगठन कह लो, काफ़ी सारे देशों का है, जिसका मतलब ये कि भी अगर एक देश पे अटैक होता है तो यानी कि उन सभी देश पे अटैक हो गया और वो सभी देश दुश्मन के खिलाफ लड़ेंगे, चाहे उस दुश्मन ने सिर्फ उनमें से एक देश पे अटैक करा हो, चाहे वो सपोर्ट पॉलिटिकल हो या फिर मिलिट्री के थ्रू हो, जैसे भी हो। नाटो के जितने भी मेंबर्स है बेसिकली वो सब एक होकर लड़ेंगे अगर उनके किसी भी देश के ऊपर अटैक हो गया तो। और 1994 में जैसे मैंने बताया यूक्रेन नाटो का एक पार्टनर बन गया, मेंबर नहीं बना, पार्टनर बन गया, लेकिन मेंबर बनने के लिए एक कदम नजदीक आ गया। और ये चीज ऑब्वियसली रशिया को पसंद नहीं आई, क्योंकि रशिया इतनी बड़ी सुपर पावर थी, इतने साल कोल्ड वॉर चल रहा था यूएस के अगेंस्ट, तो ये सारे देश जो भी यूएस के साथी है या फिर नाटो के मेंबर है, ऑब्वियसली रशिया इन्हें एज एन एनिमी देखता है। पर इसके बाद कोई खास बड़े इवेंट्स नहीं हुए, लेकिन 2013 में शायद यूरोपियन यूनियन था, वो एक एग्रीमेंट प्रेजेंट करता है यूक्रेन को, जो कि यहाँ के प्रेसिडेंट ऑलमोस्ट साइन करने ही वाले थे। मतलब यूक्रेन को कोई पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एग्रीमेंट साइन करना होता है यूरोपियन यूनियन के साथ, जो कि उनकी एसोसिएशन के लिए अच्छा था और आने वाले टाइम में यूक्रेन की मदद करने वाला था यूरोपियन यूनियन का मेंबर बनने के लिए। और यहाँ के लोग, यूक्रेन के लोग यही चाहते थे कि हम यूरोपियन यूनियन में शामिल हो, यूरोप का हिस्सा बने और रशिया से दूर जाए। लेकिन जब वो एग्रीमेंट साइन होने ही वाला था तो सडनली इनके जो प्रेसिडेंट थे उस टाइम विक्टर यानुकोविच या कुछ नाम था, वो प्रो रशिया थे, वो आखिरी मोमेंट पे वो एग्रीमेंट साइन करने के लिए मना कर देते यूक्रेन के प्रेसिडेंट। और इस बात के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हुए यूक्रेन के लोग सड़कों पे उतर आते हैं, इधर इनके इंडिपेंडेंस स्क्वायर पे आके प्रोटेस्ट करते हैं। कुछ दिन प्रोटेस्ट चलता है, लेकिन इनके वही प्रेसिडेंट और वही सरकार जो प्रो रशिया थी इस देश के 100 से ज़्यादा लोगों को मरवा देती है जो प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। और फिर इसी वजह से प्रोटेस्टर्स और भी ज़्यादा भड़क जाते हैं और जो इनके वो प्रो रशिया प्रेसिडेंट थे विक्टर, वो देश छोड़ के भाग जाते हैं। अब जो ये सिचुएशन होती है, इस बात के रिस्पॉन्स में रशिया भड़क जाता है और फिर वो क्रीमिया जो इनका पेनिनसुला है यूक्रेन का, उस पर हमला बोल देता है। और हालांकि क्रीमिया में रशियन मेजॉरिटी थी लोगों की, लेकिन वो यूक्रेन का ऑटोनोमस रीजन था। इस बात के विरोध में रशिया इन पर अटैक कर देता है, लेकिन उसके बाद भी 2022 तक कोई ऐसा बहुत बड़ा अटैक नहीं होता। लेकिन यूक्रेन हमेशा से नाटो के नज़दीक जाना चाहता था, यूरोपियन यूनियन का पार्ट बनना चाहता था और रशिया से डिस्टेंस करके खुद को यूरोप से एसोसिएट करना चाहता था। लेकिन फिर फाइनली 2022 में रशिया, जो कि इस बात के, यूक्रेन के इस डिसीजन के हमेशा से खिलाफ था, इधर फिर हमला बोल देते हैं। और आप लोग जानते ही हो 2022 से युद्ध चलने लग रहा है। Breaking news right now, Russia has attacked Ukraine, marking the start of a new war in Eastern Europe. यूक्रेनियंस भी डट कर जवाब देते हैं और शायद इनके पड़ोसी देश को लग रहा था इतने दिन युद्ध चलेगा नहीं, कि ये लोग सामना कैसे करेंगे, पर इनके पास सपोर्ट आती है बहुत सारे देशों की, ऑब्वियसली यूरोप से और बाकी जगहों से, और ये लोग डट के लड़ने ही लग रहे हैं अभी तक उनके साथ। हालांकि शायद एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतने दिन खिंच जाएगी ये वॉर, और रशिया हालांकि हमेशा से चाहता ही था कि भी यूएसएसआर दोबारा से फॉर्म हो जाए, जो देश पहले लगे हुए थे वो दोबारा हमारा पार्ट बन जाए ताकि हम और मजबूत हो जाए। पर ये लोग अपनी सोवरेनिटी पसंद करते हैं और यूरोप के साथ मिलने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है और एक अलग देश रहने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लैंग्वेज के बारे में बात कर रहे थे, यूएसएसआर के टाइम में सभी देशों में रशियन सिखाई और बोली जाती थी, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, और ऑब्वियसली फॉर्मल लैंग्वेज रशियन ही थी। तो उस वक्त से इन सभी देशों में, सेंट्रल एशिया में, ईस्टर्न यूरोप के इस पार्ट में, जो भी देश यूएसएसआर का पार्ट थे, उन सभी देशों में अपनी भाषा भी है, लेकिन रशियन ज़्यादा बोली जाती है, रशियन ज़्यादा चलती है। घरों में तो लोग रशियन बोलते ही बोलते थे, काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स और स्टडीज़ भी रशियन में ही होती थी। लेकिन अब रिसेंटली इन्होंने डिसाइड करा कि भी हम इनकी ज़बान बिल्कुल नहीं बोलेंगे, और जितनी भी पढ़ाई होगी, लोग जो भी ज़बान बोलेंगे आपस में, हम अपनी खुद की ज़बान ही बोलेंगे, यूक्रेनियन में ही बात करेंगे। तो अगर आप कभी भी आओ तो जैसा मैंने पहले बताया कि इनकी लैंग्वेज में ही ट्रांसलेट करना, यूक्रेनियन में ही। फिलहाल ठंड काफ़ी होगी है, पास में कोई कैफ़े तलाश रहे हम जिधर बैठ के कुछ कॉफ़ी वगैरह पी सके, थोड़ा सा शरीर को गर्म कर सके। बाकी ऑटम का मौसम है, फॉल का, जगह जगह पत्ते गिरे हुए, पतझड़ का टाइम है। सुंदर लगता है वैसे शहर। इधर एक कैफ़े देखा तो हमने, इसमें चलते हैं अंदर। भाई 2 कॉफ़ी ले ली हमने, साथ में क्रोसों भी ले लिया। बैठ के इधर मूसे कैफ़े में। कैसी है तेरी? सही है, क्या सेम सी होती है ना, सारी सेम होती है, बस नाम होता है कुछ भी पी लो। नवांकुर ने लिया है भाई कैफ़े लैटे, मैंने लिया है डबल कैपेचिनो, साथ में क्रोसो ले लिया। बाकी भाई भूख लग रही है, इसके बाद खाना खाने जाएंगे कहीं।
कॉफ़ी पी के हम वापस आ गए इनके पुराने वाले स्क्वायर की तरफ। उधर सामने जिधर सारे झंडे लगे हुए थे, जो भी इनके सिपाही मरे हैं उनकी तस्वीरें लगी हुई थी, वापस उसी इलाके में। बाकी आप लोगों को मैं बताने लग रहा था थोड़ी देर पहले ही कि भाई क्यों युद्ध स्टार्ट हुआ, युद्ध अभी भी चल रहा है, इनकी लैंग्वेजेस का मसला, वही सारी चीज़ें। और अभी हम एक चीज़ और भी डिस्कस कर रहे थे कि जितने बाकी और देश है यूएसएसआर के, वो सभी देश ना अपना पक्ष चुन चुके थे कि भाई काफ़ी देश तो पूरी तरह से एशिया में पड़ते हैं, जैसे सेंट्रल एशिया वाले देश है जिसमें कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजकिस्तान, तो वो एशिया में ही रहेगी, उनका अपना अलग कल्चर है सेंट्रल एशिया का। लेकिन जो देश पूरी तरह से यूरोप में पड़ते हैं जैसे कि लैटविया, लिथुएनिया और एस्टोनिया हुआ, ये पूरी तरह से यूरोप में पड़ते हैं, तो ये अपने आप को यूरोप का हिस्सा समझते हैं, यूरोपियन यूनियन के मेंबर बन चुके हैं। लेकिन यूक्रेन बीच में पिस रहा था। वापस हम इस स्क्वायर की तरफ आ गए और शाम का समय, सनसेट 6 बजे फिलहाल हो जाता है। दिन अब और छोटे होते जाएंगे जैसे जैसे ठंड बढ़ती जाएगी। अंधेरे में ज़्यादा कुछ देखने को करने को बचता भी नहीं। और यहाँ से अब हम पकड़ेंगे दोबारा मेट्रो। आ गए हम ट्रेन स्टेशन के अंदर, मतलब मेट्रो स्टेशन के। इनफैक्ट अभी देखो दोबारा हम पहले वो एस्केलेटर चढ़ेंगे और आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा। एक बार इधर से अंदर घुसते हैं कार्ड टैप करके। अरे भाई रे कितनी भीड़ है और कितना बड़ा है, देखना। अभी जैसे मैं बता रहा था कि भी कितना गहरा स्टेशन है, जो सबसे पूरी दुनिया का सबसे डीपेस्ट जो स्टेशन है ना, वो भी कीव में इसी शहर में सिचुएटेड है, यूक्रेन में इधर ही। यानी कि जो अर्सेनालन ट्रेन स्टेशन है वो सबसे डीप है पूरी दुनिया का, 100 मीटर से ज़्यादा गहरा है वो, 105 मीटर कुछ है, जो कि 350 फीट हो गया ऑलमोस्ट। इतना गहरा है, पूरी दुनिया का डीपेस्ट, वो भी कीव में ही है। यहाँ से वैसे ज़्यादा दूर नहीं हम जा सकते थे उधर भी, पर अभी हम किसी और स्टेशन की तरफ जाने लग रहे हैं। और जैसा हम पहले ही बता चुका कि भी न्यूक्लियर बॉम्ब शेल्टर्स के रूप में बनाए गए थे ट्रेन स्टेशंस, किसी भी न्यूक्लियर अटैक से बचने के लिए। कौन सी है ये वाली? तो आ गई अगर इसमें, चल इसी में फिर। हमारे आते ही ट्रेन लग गई। शाम का समय तो भीड़ होगी, लोग बाग काम से वापस लौट रहे होंगे। बहुत तेज एस्केलेटर है इनकी, बहुत ही तेज। इतने गहरे है स्टेशन लेकिन पता नहीं चलता, इतनी तेज स्पीड से एस्केलेटर नीचे आती है, ऊपर जाती है, बहुत ही तेज है। एग्जिट्स मैंने इंडियन खाने का नवांकुर से ज़्यादा शौकीन कोई नहीं देखा मेरी ज़िंदगी में। कहीं भी जाओ ये इंडियन रेस्टोरेंट ढूंढ ही निकालता है। यहाँ पे भी कोई एक इंडियन रेस्टोरेंट देखा इसने जिधर हम जाने लग रहे हैं डिनर के लिए। इधर आसपास ही है। बराबर में ये एक जॉर्जियन बेकरी, हिमालय, सिंस 1997 जब अपन पैदा हुए थे तब खुल गया था ये।
चलो भाई रेस्टोरेंट में आ गए और इंटरेस्टिंगली ये रेस्टोरेंट मतलब बहुत भीड़ है इधर। और बहुत भीड़ से मेरा मतलब है कि भाई सारे टेबल खाली नहीं पड़े, मतलब उधर भी पीछे लोग बैठे, इसके पीछे टेबल्स है वो भरे हुए हैं और सारे यूक्रेनियन है। ना में कोई भी सर्वर दिखा इंडियन, ना कोई भी गेस्ट दिखा इंडियन, क्योंकि टूरिस्ट तो कोई है ही नहीं, तो यूक्रेनियन लोग ये सारे भरा पड़ा है रेस्टोरेंट। मेन्यू स्कैन कर लेते हैं। ये आ गया भाई खाना हमारा, कुछ चिकन टिक्का, साथ में रोटी और ये सब्ज़ी। चाय भी मंगाई है मैंने खाने के बाद। दोस्तों कीव की एक नई सुबह से आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख सकते हो मेरा दोस्त नवांकुर यहाँ से जा चुका है, क्योंकि उसे इंडिया में घर का कुछ काम था ज़रूरी, और नवांकुर का वीज़ा मेरे से एक दिन पहले एक्सपायर हो रहा था यूक्रेन का, तो मेरे पास एक दिन एक्स्ट्रा है। आज चल के मैं कोई और जगह तलाशूंगा, इस जगह से चेकआउट कर रहा हूँ। एक और दिन कीव में बिताऊंगा और फिर मैं यहाँ से निकलूंगा लवीव के लिए, विच इज़ अनदर सिटी ऑफ यूक्रेन टूवर्ड्स द वेस्ट। और लवीव में एक रात बिताने के बाद तब जाके मैं यूक्रेन देश को एग्जिट करूंगा। फिलहाल मैं इस कमरे से चेकआउट करता हूँ और नीचे रिसेप्शन पे बैठ के कोई और जगह तलाशता हूँ कीव सिटी में जिधर अपन मूव हो सके। लो भाई दोस्तों चेकआउट कर दिया मैंने होटल से और एक एयरबीएनबी बुक करा लिया है बिल्कुल सेंटर में। कल जिधर अपन गए थे इंडिपेंडेंस स्क्वायर, उधर ही है बिल्कुल एयरबीएनबी अपना आज का, जिधर अपन जाके चेक इन करेंगे। और काफ़ी सस्ता है कीव शहर ना, मतलब यहाँ पे बड़े बड़े अपार्टमेंट्स 2 कमरे के 3 कमरे के 3, 4, 5 हज़ार अपने भारतीय रुपये में मिलने लग रहे हैं। और जबकि होटल्स अलग ही महंगे हैं, क्योंकि होटल्स बड़े बिजनेसेस है, उन्हें तनख्वाहें भी देनी होती है इतने लोगों को, और वॉर के बाद उनका बिजनेस बहुत ख़राब हुआ होगा। लेकिन जो अपार्टमेंट्स हैं आमतौर पे लोग अपने एयरबीएनबी पे अपार्टमेंट्स रेंट आउट कर देते हैं, वो बहुत सस्ते हैं यहाँ पे। तो इसलिए मैंने सोचा एयरबीएनबी ही करा लेते हैं, अपना खाना भी खुद का बना सकते हैं और ज़्यादा स्पेस भी मिल जाएगा। बाकी फ़िलहाल लौट के वापस इधर ट्रेन स्टेशन पे एक बार फिर से आ गए और ट्रेन स्टेशन में नीचे घुसेंगे और लेंगे मेट्रो, क्योंकि मेट्रो लेके अब मेरे को पहुंचना है वापस इनके सेंटर की तरफ, जिधर अपना एयरबीएनबी है। बहुत ही सेंट्रल लोकेशन है यार, देखोगे भी आप चल के। हालांकि नज़दीक ही है बहुत, लेकिन गाड़ी में दिखा रहा था 21 मिनट और मेट्रो से 15 मिनट का ही सफ़र सिर्फ, क्योंकि सड़क पे जाम दिखा रहा था। इस ट्रेन में तो भीड़ ही बहुत थी, जगह ही नहीं थी खड़े होने की। अगली में चलेंगे। बिल्कुल ही सेंट्रल स्टेशन है ये, ख्रेस्टातिक जो भी इसका नाम है। इधर से जस्ट अपन बाहर निकलते ही कल अपन इधर घूम रहे थे सेंटर के आसपास, इन सड़कों पे होते हुए गए थे, और आज इधर ही एयरबीएनबी लेके रुकेंगे। एकदम सेंट्रल है, इधर से कहीं है शायद वही बिल्डिंग ऊपर वाली। सुपरमार्केट है, दूध ले चलते हैं, बार बार नीचे नहीं आना पड़ेगा। कोरोवियच है मोलोको, यानी कि गाय का दूध ले लिया अपन ने। यहाँ से थोड़ी सी दूर है अपना घर, अब 1.5 मिनट की वॉक होगा। वो वाली बिल्डिंग नहीं थी पिछली, कोई दूसरी इधर से कहीं। कल बिल्कुल इन्हीं सड़कों पे तो घूम रहे थे अपन यार, बिल्कुल यहीं पे। और यही बिल्डिंग है, देखो ये KFC के साथ वाली बिल्डिंग है, ऊपर ये बालकनी भी है, बिल्कुल मेन सेंट्रल स्पॉट है भाई। पहले तो 2 लड़की आएगी पैसे मांगने यूनिवर्सिटी के, अब ये लोग आ गए। Turn around. Yeah, okay. अबे भाई फोटो निकाल ला इतनी सारी। What does it say? It's Ukrainian. But how much for this? I don't have Ukrainian. घर नहीं मिल रहा, लेकिन ये लड़की आ गई थी मेरी मदद करने। ये लड़कियाँ पहले पैसे मांग रही थी यूनिवर्सिटी के लिए, फिर उसके बाद अभी दोबारा आ गई मेरे को घर ढूंढवाने के लिए, क्योंकि घर मिलने नहीं लग रहा। मैंने होस्ट से भी वीडियो मंगाई, एड्रेस मंगवाया,
This one? You sure? Yes, I think it's this one. Okay, thank you so much. Bye bye. शायद तो यही है। अंदर आ गया। यहाँ पे एक ये बुजुर्ग सी लेडी थी, ये बोल रही कितना नंबर है, अभी मैंने इन्हें लिख के दिखाया है 39 नंबर मकान है, तो ये चाबी देंगी शायद। अंदर जाना है, मेरे ख्याल से लिफ्ट होगी इधर। हाँ लिफ्ट तो है आके। Спасибо. Thank you. Выходите на улицу, Here? барочку. Okay. Не туда, не туда. Не туда. Не туда. Не это Украина, не русский. На улицу встреть Okay. и направо в арочку. Okay. И там второй подъезд. मैं कुछ नहीं समझा पर Пошли. ओके। दवाई स्पेसिवा। यार ये बूढ़ी लेडी पता नहीं क्या बोल रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा और मेरे लिए परेशान हो रही है शायद बार बार, मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा। ओह так. А теперь как же вам объяснить? Пошли. मेरे को काहे भी कि भी बैग उठा के लाओ, इशारा करा। Теперь вот сюда. ओके। Как мне тебя пронести? Так. मेरे को बोला इधर साइड से आओ। ये पुरानी सी बिल्डिंग है भाई, किधर आ गए यार, कुछ समझ में ही नहीं आने लग रहा। ये लिफ्ट है, वो दादी, इस लिफ्ट में भी डर लग रहा है मेरे को तो जाते हुए। ओ भाई साहब 8 और पुरानी लिफ्ट लग रही है मेरे को तो, ये सोवियत टाइम की। वो पहले उन बाबूश्का के पास गया मैं, घर में किसी तरह घुसा, बड़ी मुश्किल से उन लड़कियों ने घर ढूंढवाया, घर में घुसा, फिर वो मेरे से रशियन बोल रही थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, किसी तरह उन्होंने लेकिन चाबी दी और सब कुछ समझाना चाह रही थी, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था क्योंकि मुझे रशियन नहीं आती। फिर सड़क पे लेकिन कोई लड़का जा रहा था, उन्होंने उसे रोका और बोला कि भी इसे उधर लेके जाओ। 39 नंबर, अच्छा यही है शायद। चाबी उन्होंने दे दी थी मेरे को। चेक इन काफ़ी कंफ्यूजिंग था यार। ये चाबी भी देखो कैसी है। ये मकान है अपना, ये मकान है भाई अपना। अंदर से तो चलो फिर भी ठीक है, बाहर से देख के तो लग रहा था पता नहीं कैसा होगा। ओ भाई साहब बिल्कुल सेंट्रल है। चेक इन प्रोसेस काफ़ी कंफ्यूजिंग था और उन बाबूश्का के लिए, दादी माँ के लिए बुरा लग रहा था, बेचारी बहुत परेशान हो रही थी। फर्स्ट फ्लोर कौन सा है? 3 2 क्या लिफ्ट है यार। अब क्या हुआ, जब मैं भटक रहा था ना मेट्रो स्टेशन से बाहर निकल के, तो पहले तो 2 लड़की आई मेरे पास, बोली कि हम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, हमें फीस भरनी है, थोड़ी सी मदद कर दो। पता नहीं थी या नहीं थी, थोड़ी बहुत इंग्लिश बोल रही थी। मैंने कॉलेज का नाम पूछा, सब सही बताया उन्होंने, तो मैंने उन्हें 10 यूरो दे दिए। अब जैसे मैंने उन्हें दिए तो 2 लड़के और आए, समझ गए कि भाई ये टूरिस्ट है, इसको लूटते हैं। एक के हाथ में कबूतर था, एक के हाथ में कैमरा था। आके मेरे को अप्रोच करा और बोला कि मैं एक स्ट्रीट फोटोग्राफर हूँ, आपकी फोटो खींचूंगा। मैं बोला कितने पैसे कितने पैसे, मैंने 10 बार पूछा पर कोई जवाब नहीं दिया। हेलो, तो मैंने उनसे 10 बार ही पूछा होगा कि भी कितने पैसे, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। और हालांकि वो जेन्युइन भी हो सकते हैं, क्योंकि सिमिलर चीज़ मेरे साथ पिछले देशों में भी हुई है। मोल्दोवा के सिटी सेंटर में फ्री में उसने मेरी तस्वीर खींची, कागज़ पे प्रिंट करके दी। इनफैक्ट रोमेनिया में जब मैं बुखारेस्ट में था, तब भी उनके सेंटर में एक लड़की ने फ्री में मेरी तस्वीर खींच के कागज़ पे प्रिंट करके दी थी। मैंने अपनी तरफ से एज कर्टेसी 5 यूरो उस लड़की को दे दी था, हालांकि पर एटलीस्ट बताओ तो कि भी मुफ्त की है या फिर पैसे लोगे नहीं लोगे, ये कुछ बोल ही ना। मेरे ऊपर कबूतर वगैरह रख दिए और मेरे हाथ में दूध की बोतल थी, दूध की बोतल भी ले ली। बोले नहीं हम अच्छे से फ़ोटो खींचते हैं, और बोतल लेके फ़ोटोज़ खींच दी खूब सारी। अब वो मेरे से पैसे मांगने लगे फ़ोटो खींचने के बाद। और जब मैं बोला कि भी कितने पैसे, तो बोले कि भी अपनी मर्जी से दे दो, 20 यूरो दे दो। एक फोटोग्राफर को 20 यूरो दे दूँ और एक कैमरे वाले को 20 यूरो दे दूँ। मैं बोला किस बात के, मैं उससे झगड़ने लग गया। मैं बोला जब मैं तेरे से पहले अब तो तू इंग्लिश बोल रहा है, पहले तेरी आवाज़ निकल रही थी, किस बात के पैसे दे दूँ तेरे को मैं।
तो कई दिन मेरी उनसे बहस हुई, एंड में फिर मैंने उन्हें 5 यूरो दे दी, क्योंकि जो दूसरा लड़का था ना जिसने फ़ोटो खींची थी वो लड़का बढ़िया था, तो मैंने उसको 5 यूरो दे दिए। लेकिन कबूतर वाले ने उससे वो 5 यूरो ले लिए, बोला कि भी नहीं ये 5 तो मेरे, इसके अलग से दो। मैं बोला मैं कुछ नहीं दे रहा, और एंड में मैं उनसे लड़के आ गया। अभी लेकिन मैंने ऊपर जाके ध्यान दिया, जब मैं दूध पीने लगा कि दूध तो मेरा है ही नहीं, दूध तो कबूतर वाले के पास ही रहेगा, तो उससे मेरी दूध की बोतल मैं वापस लेके आऊँगा। वो देखो सामने खड़े दोनों KFC के बराबर में, ये पड़ी भाई यहीं टेबल पे रखी दी इन्होंने दूध की बोतल, पड़ी मिल गई, बहस नहीं करनी पड़ी, दूध के लिए भी लड़ाई हो जाती है। अभी चलते हैं फाइनली वापस एक बार अपार्टमेंट में, पसीने आने लगे। और सामने आप ये फ्लैग्स देख सकते हो जो कल आपको दिखाया था मैंने, ये स्क्वायर ऑलरेडी बिल्कुल अपने अपार्टमेंट के नीचे ही है ये। बाकी ये अपार्टमेंट है भाई, कितना बड़ा, कितना मैसिव है, मतलब इस अपार्टमेंट में 4 लोग सो सकते हैं आराम से। और इस अपार्टमेंट के एक रात के मैंने दिए हैं अपने इंडिया के 3800 रुपये, शायद इनकी लोकल करेंसी में मान लो 2200-2300 हरीवनिया होगा। और ये देखो इसमें इतना बड़ा तो ड्राइंग रूम है, मैं आप लोगों को दिखा चुका, उधर एक किचन, इधर बाथरूम, बेडरूम, उधर एक अलग, मतलब इतना सारा स्पेस यहाँ पे एयरबीएनबी से बुक करने पे मेरे को अपार्टमेंट में मिल गया। हो सकता है डिस्काउंटेड रेट भी हो, बाकी आज इनका अपार्टमेंट बुक ना हुआ हो, पर फिर भी आपको इससे छोटा अपार्टमेंट तो मिल ही जाएगा 3-4 हज़ार रुपये में इन दिनों की। अगर मैं बात करूँ तो बाहर व्यू देखो, मेन जो इनकी स्ट्रीट है उसी स्ट्रीट का नज़ारा। कल मैं और नवांकुर घूम रहे थे यहाँ पे, बाकी अब मेरे को थोड़ा अजीब सा भी लग रहा है, नवांकुर चला गया, मैं अकेला पड़ गया। मतलब ये वाली ट्रिप मेरी और नवांकुर की शायद अब तक की सबसे छोटी ट्रिप थी। सिर्फ 4 ही दिन हम साथ रहे, एक ही जगह को अगर आपने किसी इंसान के साथ देखा है, एक्सपीरियंस करा है, और एकदम से वो इंसान चला जाता है, लेकिन अब आपको उसी जगह को उसके अलावा बाकी पार्ट एक्सपीरियंस करना है, तो वो थोड़ा अजीब सा लगता है हमेशा ना ट्रैवल करते वक्त। यूं भी लग रहा है यार कि मैं भी निकल ही जाता है तो उसके साथ, पर कोई नहीं, अब बिताते हैं यहाँ पे एक और दिन अपना। दोस्तों थोड़ा सा शहर में घूम के वापस अपार्टमेंट में आ गए, और यही फ़र्क है अपार्टमेंट्स में और होटल्स में। जो मैं कह रहा था कि भी होटल्स में क्या, उन्हें हर वक्त आपको हीटिंग देनी पड़ेगी, इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी, होटल का स्टाफ भी है, होटल की मेंटेनेंस, तरह तरह के खर्चे, इसलिए होटल्स फिर भी उतने सस्ते नहीं है कीव में। ओडेसा में तो 2-2 हज़ार रुपये में होटल्स के कमरे थे, बढ़िया होटल्स के। कीव में वही 4-5 हज़ार के होटल्स के कमरे, लेकिन अपार्टमेंट्स आपको 2-3 हज़ार में बढ़िया अपार्टमेंट्स मिल जाते हैं। ये इतना बड़ा अपार्टमेंट जैसे मैंने बताया इतना सस्ता पड़ा था, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इधर हीटिंग नहीं है। हालांकि हीटर लगे हुए कमरे में, ये देखो वो लगी हुई है हीटिंग के लिए, उधर साथ में पाइपिंग, और सेम चीज़ हर कमरे में है। हीटर्स है लेकिन काम नहीं करेंगे 1 नवंबर से पहले, और अभी 1 नवंबर आई नहीं है, 10 दिन बच रहे हैं। तो क्योंकि इस देश में बिजली की शॉर्टेज है, रिसेंटली शायद इनके किसी पावर स्टेशन पे भी अटैक हुआ था अभी 4-5 दिन पहले ही, तो उस वजह से बिजली के पावर कट्स लगते हैं अपार्टमेंट्स में, रेजिडेंशियल प्लेसेस में, और हीटिंग अभी तक अवेलेबल नहीं है इनकी सरकार की तरफ से। हालांकि ठंड शुरू हो गई है काफ़ी, लेकिन अगर आप अपार्टमेंट में हो, एयरबीएनबी में हो, तो ये सब चीज़ें एक्सपेक्ट करना कि भी बिजली चलेगी या फिर हीटिंग ऑन नहीं है, क्योंकि ये रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेज है और होटल्स अपनी खुद की बिजली यूज़ करते हैं। ये भी एक कारण है कि ऐसी प्रॉपर्टीज सस्ती मिल जाएंगी, लेकिन इन सब चीज़ों के लिए प्रिपेयर रहना। और अभी मेरे को ठंड लगनी शुरू हो चुकी है, मैंने आती जैकेट उतारी थी, लेकिन पैक होके ही बैठना पड़ेगा घर के अंदर भी।
ओ भाई साहब, भाई इधर तो आते ही डर लगने लग रहा है। वो देखो भाई बिल्डिंग्स का हाल। एक इस जवान बच्चे की ज़िंदगी अगर आप देखो तो क्या है बोला। और मुझे भी नहीं पता कि मैं कब मरूंगा, जल्दी शायद मैं भी मर जाऊंगा। मेरे कमांडर ने यही कहा है। ये है भाई शेल्टर। ओ भाई साहब